हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं 11th लेसन फोर्स एंड प्रेशर। 8th स्टैंडर्ड का लेसन है, फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से जो टॉपिक पढ़ना है वो है फोर्स, है ना। तो फोर्स का मतलब होता क्या है, हम सब लोग पहले से जानते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग पुश कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं तो उसी को हमने क्या बोलना है, फोर्स, है ना। तो डेफिनेशन क्या बनेगी फोर्स की, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में कोई बॉक्स रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको मैं बाहर से धकेल रहा हूँ, उसको मैं बाहर से पुश कर रहा हूँ, है ना। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाएगा, फोर्स, या फिर उसको आप क्या बोलोगे, पुशिंग, है ना। उसी तरह से एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, जैसे हमारे पास कोई सूटकेस होता है, बैग होता है, उसको हम पुल करते हुए लेके जाते हैं, खींचते हुए लेके जाते हैं, है ना। तो ये भी एक तरह का पुलिंग हुआ। तो पुलिंग को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश करो या फिर उसको पुल करो तो उसी को क्या बोला जाता है, फोर्स। और पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो इस तरह से आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद पुश के अगर कुछ एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो किस तरह से ले सकते हैं, देखो पुश के एग्जाम्पल, जैसे एक तो मैंने पुशिंग अ बैग ले लिया, एक बैग को आप पुश कर रहे हो, चलेगा। इसके अलावा किक अ फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते समय आप पैरों से बॉल को किक करते हो, तो ये भी क्या है, बॉल को दूर धकेल रहे हो, अपने से दूर भेज रहे हो, है ना। तो वो भी कौन सा फोर्स हुआ, फिर पुशिंग वाला ही हुआ। प्रेस ब्रेक पैडल, आप साइकिल चला रहे हो या फिर कार चला रहे हो, है ना। तो जैसे कार चलाते समय हम लोग क्या करते हैं, अपने पैरों से उस ब्रेक को पुश करते हैं, है ना। उसी तरह से अब जो फिर वहाँ पे फोर्स आपने अप्लाई किया वो कौन सा फोर्स होगा, फिर पुशिंग वाला, है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए पुश के। पुल के एग्जाम्पल हम कौन से दे सकते हैं, तो पुल अ डोर। अब जब डोर को ओपन करते हो उस समय आप उसको अपनी तरफ खींचते हो, है ना। तो वो कौन सा हो जाएगा एग्जाम्पल, पुलिंग अ डोर वाला, है ना। पुल अ डोर जो पुलिंग वाले फोर्स में आएगा। लिफ्ट ए बॉक्स फ्रॉम अ फ्लोर, कोई बॉक्स नीचे रखा हुआ है, सूटकेस नीचे रखा हुआ है, आप उसको ऊपर उठा रहे हो, मतलब अपनी तरफ खींच रहे हो, है ना। तो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अगर आप खींचोगे या फिर उस तरह से उसको स्ट्रेच करोगे, अपनी तरफ खींचोगे, तो वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा पुलिंग वाला। और अपने से दूर धकेलोगे, उसको दूर भेजने की कोशिश करोगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, पुशिंग वाला, है ना। तो आपको पुश और पुल वाले एग्जाम्पल्स पहचानने के लिए बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखना है, फोर्स इज ड्यू टू इंटरैक्शन। फोर्स जो होता है वो इंटरैक्शन के कारण होता है। इंटरैक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डायग्राम उतनी अच्छी नहीं बनाई है पर आप उसको समझ सकते हो। एक कार बनाई हुई है और कार के बाजू में एक आदमी खड़ा है, ठीक है। एक कार रखी है, उसके बाजू में आदमी खड़ा है। कार के साथ आदमी का कोई संपर्क नहीं है, ठीक है। और जो आप चाहते हो कि कार जो है आगे बढ़े, उस आदमी ने कार को बिल्कुल धकेला नहीं, कार के अंदर कोई बैठा नहीं है, इंजन ऑफ है, सब चीज़ें बराबर है। उस समय कार अगर आगे बढ़नी चाहिए तो कार आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक आप उसको फोर्स नहीं लगाओगे, है ना। मतलब फोर्स लगाने के लिए वो जो आदमी है उसको उस कार को टच करना या फिर उस कार को धकेलना ज़रूरी है। सेकंड केस में मैंने वही दिखाया, वही कार रखी हुई है और वही जो पर्सन है वो इस बार उसको क्या कर रहा है, धकेल रहा है, अपने से दूर पुश कर रहा है। तो इस केस में अगर उस आदमी के अंदर उतनी पावर है कार को धकेलने जितनी, तो उस केस में उस आदमी के पुश के कारण वो कार जो है आगे की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगी, है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि फोर्स को अप्लाई करने के लिए इंटरैक्शन होना ज़रूरी है। उस कार के बीच में और उस आदमी के बीच में इंटरैक्शन हुआ तभी जाके कार में मूवमेंट देखने को मिला आपको, तभी जाके आपको फोर्स वहाँ पे देखने को मिला। तो इनके बीच में इंटरैक्शन होना ज़रूरी होता है फोर्स के अप्लाई होने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एक टॉपिक हमें और देखना है, फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कौन सी, मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन। अभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है तो समझ लो स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, है ना। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल वही कार है हमारी जो इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, एक कार रखी हुई थी और कार के बाजू में एक आदमी खड़ा था, ठीक है। अभी समझ लो कि ये जो कार है और उसके बाजू में आदमी है, वो जो आदमी है वो आदमी बहुत ही पतला सा है, मतलब उसके बॉडी के अंदर कोई ज़्यादा पावर नहीं है और वो आदमी क्या कर रहा है, इस कार को धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि ये कार मूवमेंट ही ना करे, है ना, क्योंकि उस आदमी की पावर या फिर उस आदमी ने जो फोर्स लगाया वो फोर्स की क्वांटिटी बहुत कम हो रही है।
समझ में आया। बट उसी जगह पे एक मैं दूसरा आदमी लेता हूँ जो इससे थोड़ा सा मोटा है, जिसके अंदर थोड़ी सी पावर है, अच्छा ताकतवर आदमी है, जिम जाता है, बढ़िया मसल्स बनाए हुए हैं, उस पर्सन को बोला जाए कि आप इस कार को धकेल के दिखाइए, और उस आदमी ने उस कार के ऊपर फोर्स लगाया, ताकत लगाई, और कार में मूवमेंट दिखना शुरू हो गया। तो इन दोनों चीज़ में डिफरेंट क्या था? दोनों चीज़ में डिफरेंट था फोर्स की वैल्यू। फोर्स ज़्यादा है कि कम है, समझ में आ रहा है आपको? तो वही जो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है या कम है, ये आप जिससे पता करते हो, उसी चीज़ को क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। समझ में आ रहा है आपको? मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज नोन एज मैग्नीट्यूड। मतलब फोर्स ज़्यादा है कि कम है, ये आपको किससे पता चलता है? मैग्नीट्यूड से। ठीक है। उसके बाद अगर फोर्स को मेजर करना है तो आप किससे मेजर करोगे? तो उसके लिए आप एक यूनिट यूज करते हो। यूनिट कौन सा है? न्यूटन। ठीक है। तो न्यूटन ये यूनिट होता है जिससे आप फोर्स को मेजर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि जो ये पतला सा आदमी था उसने समझ लो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना लगाया? 5 न्यूटन का। और उसी जगह पे जो थोड़ा सा मजबूत आदमी था उसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। मतलब फोर्स की क्वांटिटी कैसे हो गई? बढ़ गई। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है। बट जो मैंने स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है वहां पे और एक क्वांटिटी है जो आपको देखनी है। कौन सी? डायरेक्शन। अभी इसको देखो किस तरह से समझ सकते हैं। तो ये मेरे पास में समझ लो एक सूटकेस रखा हुआ है या फिर कोई भी एक चीज़ है जिसको व्हील से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ है जैसे बुक है मेरे पास या कुछ जो भी हो सकता है। अभी क्या हुआ कि ये जो मेरे पास में एक व्हील वाली सूटकेस रखी हुई है, ठीक है, इस व्हील वाली सूटकेस को मैं फोर्स लगाने वाला हूँ। ठीक है। मैंने बोल दिया इसको कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा या फिर 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, जो भी है क्वांटिटी जो भी है, मैं फोर्स उसके ऊपर लगा रहा हूँ। और मैं आपसे बोलूँ कि ये जो सूटकेस है, आप मुझे बताइए कि इधर जाने वाला है कि इधर जाने वाला है, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर उठेगा या जमीन के अंदर धंस जाएगा? तो क्या आप बता सकते हो? तो आप लोग बोलोगे सर ये कैसे बता सकते हैं, आपने तो सिर्फ फोर्स ही बताया है ना। तो वही चीज़ है जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि फोर्स को सिर्फ न्यूटन में उसकी वैल्यू बताने से या फिर मैग्नीट्यूड बताने से नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने 100 न्यूटन का फोर्स जो है इस डायरेक्शन से उसको लगाया है, तो आप बोलोगे कि सूटकेस जो है अगर फोर्स सफिशिएंट है तो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। समझ में आया आपको? मतलब कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से भी कुछ नहीं होगा या फिर सिर्फ डायरेक्शन बताने से भी कुछ नहीं होगा। मैंने बता दिया कि इसके ऊपर डायरेक्शन लगेगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? तब भी आप 100% नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, मैंने ऐसे उंगली से हल्के से उसको टच कर दिया, तब भी आप बोलोगे कि फोर्स तो लग गया है ना। बट उस छोटे से फोर्स से ये ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट नहीं आएगा। मतलब मैग्नीट्यूड भी पता होनी चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। दोनों चीज़ें अगर पता होगी तभी आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट को शो कर सकते हो और तभी आप उसकी फोर्स की क्वांटिटी को सही तरीके से डिफाइन कर सकते हो। और इसीलिए बोला गया है कि फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ से हमने पढ़ा कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन में आप उसको अप्लाई कर रहे हो वो चीज़। ठीक है। फोर्स का यूनिट कौन सा होगा? न्यूटन। आप फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हो, आपको यूनिट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो न्यूटन आपका एग्जाम यूनिट होगा फोर्स के लिए। इसके बाद फोर्स किस तरह से आप कैलकुलेट करते हो या फोर्स के रिलेटेड कुछ और टर्म्स हमें यहाँ पे पढ़नी है। टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। उसने क्या बोला कि दो फोर्सेस हमारे पास में है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाली है और दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने समझ लो ये बुक रखी हुई है, ठीक है, ये बुक है मेरे पास में, और इस बुक को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पेंसिल से भी फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ये पेन से फोर्स लगा रहा हूँ मैं और एक उंगली से फोर्स लगा, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या हो रहा है, दोनों भी फोर्स क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो रहे हैं, है ना। तो वही हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन। F1 प्लस F2 आप कर दोगे तो टोटल आपको फोर्स मिल जाएगा। समझ लो मैंने उंगली से 5 न्यूटन लगाया था और पेन से 6 न्यूटन लगाया था, तो ये 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 न्यूटन का फोर्स वहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगे तो आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट अगर कभी ऐसा हो कि फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब
उसी बुक के ऊपर समझ लो मैं एक डायरेक्शन से पेन से फोर्स लगा रहा हूँ, एक डायरेक्शन से उंगली से फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन से, तो उसमें क्या होगा, फोर्स माइनस हो जाएगा। जिसका भी फोर्स ज़्यादा होगा उसमें से जिसका फोर्स कम है उसको आप माइनस कर दोगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे F1 ज़्यादा है और F2 कम है तो मैं लिखूंगा F1 माइनस F2। समझ लो F1 की वैल्यू 6 न्यूटन थी और इसकी वैल्यू 5 न्यूटन थी, तो हमें जो नेट फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 न्यूटन का इन द डायरेक्शन ऑफ F1, मतलब इस डायरेक्शन में आपको फोर्स देखने को मिलेगा और जो होना चाहिए सिर्फ 1 न्यूटन का। समझ में आया? इसका आपने वो एग्जाम्पल देखा होगा जो रस्सी खींच हम लोग करते हैं ना, एक दूसरे की तरफ खींचने की वाली रस्सी खींचने वाली, तो उसमें जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होता है पुलिंग वाला फोर्स लगेगा वहाँ पे, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में वो रस्सी को खींच लेते हैं और वहाँ उस साइड की टीम जो है वो जीत जाती है ना। तो वहाँ पे हम लोग इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं कि अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो जहाँ पे फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से कम फोर्स की वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा और जो सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा उतना फोर्स अप्लाई होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद में अगर उसी तरह से है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स है बट दोनों साइड से फोर्स इक्वल है, ठीक है, मतलब इधर से लगा वो फोर्स और इधर से लगा वो फोर्स, दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम ही फोर्स से अगर उसको धकेलेंगे तो ना तो ये ऑब्जेक्ट इधर जा पाएगा ना तो ये ऑब्जेक्ट इधर जा पाएगा। मतलब अगर 5 न्यूटन का फोर्स इसने लगाया 5 न्यूटन का इसने लगाया तो अल्टीमेटली फोर्स कितना लगा, 0 न्यूटन का, और उस केस में ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया? मतलब अगर दोनों डायरेक्शन से जो आप अपोजिट फोर्स लगा रहे हो वो अगर सेम है तो उस केस में आपको रिजल्टेंट जो फोर्स मिलेगा उसकी वैल्यू होगी 0 न्यूटन, आपको कोई भी फोर्स वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ पे थोड़ा टॉपिक को फास्ट ले रहे हैं बट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यूट्यूब के माध्यम से वहाँ पे जो स्पीड है उसको थोड़ा कम कर सकते हो, है ना, बहुत लंबा वीडियो ना बने इसलिए मैं थोड़ा उसको फास्ट ले रहा हूँ। आप उसकी स्पीड थोड़ी स्लो डाउन करके उसको देख लोगे तो आपको काफ़ी आसानी से टॉपिक समझ में आ जाएंगे, है ना। और अगर फिर भी समझ में नहीं आते तो आप उसको रिपीट करके भी फिर से देख सकते हो। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स के इफेक्ट कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट जो फोर्स का होता है वो होता है फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, एक जगह पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और इसको मैं अगर इस तरह से फोर्स लगाऊं तो क्या हुआ, मूव हो गया ना, तो वही उसने यहाँ पे बोला है। और फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगा के मूव करा सकते हो। सेकंड, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूवमेंट में है, ठीक है, और मैं यहाँ पे उसको बीच में रोक देता हूँ फोर्स लगा के, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक मूवमेंट वाले ऑब्जेक्ट को आप रोक सकते हो, है ना। आपने देखा होगा अगर इस तरह से कोई व्हील घूम रहा है और आपने व्हील को ब्रेक लगा दिया या फिर उस व्हील को आपने हाथ से रोकने की कोशिश की, छोटा सा व्हील है, आपने हाथ से रोकने की कोशिश की तो व्हील वहाँ पे रुक गया। तो उस केस में जो फोर्स मैंने अप्लाई किया उस केस में उस मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स ने क्या कर दिया है, रोक दिया है। मतलब एक फोर्स के कारण एक ऑब्जेक्ट को रोका भी जा सकता है। उसके बाद फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूवमेंट में है बट उसके फोर्स को मैं और बढ़ाना चाहता हूँ या उसके फोर्स को मैं कम करना चाहता हूँ, उसकी स्पीड को मैं कम करना चाहता हूँ या फिर बढ़ाना चाहता हूँ, तो उस केस में जो आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उससे भी आप ऑब्जेक्ट की उस स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेलते समय आप देख सकते हो एक प्लेयर ने यहाँ से बॉल फेंकी है और दूसरे प्लेयर ने बैट से उसको मारा, तो क्या हो सकता है, स्पीड ऑफ द बॉल बढ़ भी सकती है, स्पीड ऑफ द बॉल घट भी सकती है। तो आपने किस तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। मतलब मैं फोर्स लगा के स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता हूँ या फिर डिक्रीज भी कर सकता हूँ, तो चेंज ऑफ स्पीड के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। उसके बाद अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये इसके रिलेटेड भी आप क्रिकेट से एग्जांपल दे सकते हो। मैंने बॉल फेंकी बैट्समैन की तरफ, वो बॉल कहाँ जा रही थी, विकेट कीपर की तरफ जा रही थी, बट बैट्समैन ने फोर्स लगाया बैट का यूज करके और उसको भेज दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑफ की तरफ। मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप उसको बॉल को फेंक सकते हो, है ना। मतलब आप जहां उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप बॉल को हिट करोगे उस डायरेक्शन में बॉल चली जाएगी। मतलब फोर्स के अप्लाई होने से बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज होगी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है या फिर डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो आप चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स। समझ में आया? तो इस तरह से आप ये चीज़ भी कर सकते हो।
और एक लास्ट पॉइंट हम यहाँ से देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स का यूज करके आप ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है हमारे पास में कोई स्टोन रखा हुआ है, एक मूर्तिकार है, उसने क्या किया, एक बड़ा सा हथौड़ा लिया, हैमर लिया, और उस हैमर से उस जो हमारे पास में स्टोन रखी थी उसको उसने मारना शुरू किया, और ऐसे मारते मारते उसका आकार पूरा चेंज कर दिया और उसको बना दिया एक मूर्ति में, उसको शेप, मूर्ति का शेप दे दिया या फिर किसी डिजाइन का उसने शेप दे दिया। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो कि उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने के लिए भी आप फोर्स का यूज कर सकते हो। तो आई होप जितने टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। हम लोग जो स्कूल में टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं उसको आप एक बार, इतने टॉपिक को आप उसमें से भी एक बार रीड करो, जिससे आपको ये टॉपिक समझने में और भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो आई होप को यहाँ तक का टॉपिक जो है वो समझ में आ चुका होगा। इसको आप घर पे अच्छे से रिवाइज करो, और कुछ इस टॉपिक में अभी भी दिक्कत जा रही है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो।